इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के लिए लॉन्च की गई इस स्कीम पर 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसमें दान देने वालों के नाम सामने नहीं लाए जाते, इसलिए कोर्ट ने स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही इसे जानने के अधिकार का उल्लंघन बताया। अब 13 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी जनता के सामने आ जाएगी। आज जानेंगे भारत में पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग के लिए कौन सा मॉडल होना चाहिए, साथ ही दूसरे देश पॉलिटिकल फंडिंग के कौन से तरीके अपनाते हैं। अमेरिका कैंपेन फाइनेंस लॉ, इसके जरिए राष्ट्रपति समेत अन्य चुनाव के उम्मीदवार और पार्टी कैंपेन से पैसा जुटाती है। आम जनता, राजनीतिक दलों की कमेटी, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और सरकार चंदा इकट्ठा करने के प्रमुख जरिए हैं। वहाँ चुनावों में खर्च की कोई सीमा तय नहीं है, लेकिन 1971 में बने एक्ट के तहत अमेरिका में राजनीतिक खर्चों पर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, फेडरल इलेक्शन कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर नजर रखता है। ब्रिटेन में साल 2000 में बने पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस एंड रेफरेंडम्स एक्ट यानी PPERA के तहत चुनावी खर्चों की निगरानी की जाती है। पार्टियां आम वोटर्स, रजिस्टर्ड कंपनी, ट्रेड यूनियन, बिल्डिंग सोसाइटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP से चंदा इकट्ठा करती है। तय लिमिट के ऊपर चंदा देने वालों की जानकारी इलेक्टोरल कमीशन को देनी होती है। पैसे के अलावा प्रॉपर्टी, स्पॉन्सरशिप, डिस्काउंट में मिलने वाली जगह को भी डोनेशन माना जाता है। इसराइल में डोनेशन की लिमिट तय है, जिसकी जानकारी पार्टी को रखना पड़ती है। साथ ही 18 साल के ऊपर के लोग डोनेशन दे सकते हैं। खर्चों और फंडिंग पर निगरानी रखने के लिए पार्टीज लॉ काम करता है। पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियों की सबसे ज्यादा कमाई उम्मीदवारों को टिकट बेचकर होती है। इसके अलावा आम जनता, कॉर्पोरेट और ट्रेड यूनियन के जरिए डोनेशन आता है। यहाँ फंडिंग और खर्चों की कोई सीमा तय नहीं की गई है। पाकिस्तान में विदेशों से चंदा लेने पर रोक है, पर विदेशों में रहने वाला पाकिस्तानी नागरिक चंदा दे सकता है। पाकिस्तान में फंडिंग की सारी निगरानी इलेक्शन कमीशन करता है। फ्रांस में 1988 में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एक्ट और 2016 में इलेक्टोरल कोड आया। इसमें नियम है कि पार्टी विदेशी संस्थाओं, कॉर्पोरेट, ट्रेड यूनियन और गुमनाम दानकर्ताओं से दान नहीं ले सकती हैं। साथ ही डोनेशन की लिमिट भी तय है। राजनीतिक दलों को इलेक्शन में मिले वोट शेयर के आधार पर पब्लिक फंडिंग की भी व्यवस्था है, लेकिन पार्टियों को अपने डोनर्स की पहचान को सार्वजनिक करना होता है। ऐसा न करने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। अब बात भारत की। यहाँ आम जनता, कॉर्पोरेट घरानों या फिर कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन इकट्ठा किया जाता है। भारत की 31 पार्टियों ने पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा 56% फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से की है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा डोनेशन हासिल करने वाली पार्टी बीजेपी है। पॉलिटिकल फंडिंग के तरीकों को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये जान लीजिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक हमारे देश में भी सभी दलों को सदन में उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात में फंडिंग दी जाए। मीडिया और प्रचार के अन्य साधनों में भी सबकी हिस्सेदारी हो तो चुनाव में पारदर्शिता लाई जा सकती है। चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में फंडिंग देने वाले का नाम नहीं पता चलता, साथ ही इनकम टैक्स पर 100% की छूट मिलती है, जो कहीं न कहीं काले धन को बढ़ावा देता है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए कर सकती हैं, जो आम जनता के लिए नुकसानदायक है। वो चंदा इकट्ठा करें, हमको कोई इतराज नहीं है, मगर वो ट्रांसपेरेंट और पारदर्शित होना चाहिए कि किसने किसको कितना पैसा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड, राजनीतिक पार्टियां इसके जरिए चंदा जुटा सकती थी। बॉन्ड के इस्तेमाल पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रोक लगा दी। साथ ही SBI को आदेश दिया कि वो 6 मार्च तक बॉन्ड खरीदने वालों के नाम, रकम और तारीख की जानकारी साझा करे। जवाब में SBI ने कहा कि वो इतने कम वक्त में जानकारी नहीं दे सकता है, उसे 30 जून तक का वक्त चाहिए, क्योंकि सारी जानकारियां डिजिटली नहीं रखी गई हैं। साथ ही इसके लिए कोई डेटाबेस भी तैयार नहीं किया गया है। SBI का सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में हमें SBI के पूर्व CGM रहे सुनील पंत बताते हैं। इसका डेटा एंट्री का तो काफ़ी सिंपल है। एक हमारे यहाँ कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो नॉर्मली उससे या तो स्पेसिफिकली कोई अगर स्पेशल प्रोविजंस हैं तो उसके लिए कोई अगर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है तो उससे वो अटैच हो जाता है। कोर डेटा जो है वो तो उसी में मेंटेन होता है। बाकी जो आपके ऑक्सिलरी डेटाज जो हैं वो आपके जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर है या जो उसका एप्लीकेशन है उसमें मेंटेन हो जाता है। साथ ही वो बताते हैं कि SBI को जानकारी देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। मेरा मानना ये है कि इसके अंदर क्योंकि एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था कि ये अनोनिमस रहे, इसलिए ये डेटा जो है ये लिंक्ड डेटा होना मुश्किल है, वरना फिर उसके अनोनिमस का जो फीचर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, डेटा लीक से किसी भी तरह से लीक हो सकता है। तो इसलिए मोस्ट लाइकली ये जो डेटा अगर
पूरा कैप्चर हुआ होगा एंड मोस्ट लाइकली इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो होगी भी, पर वो अलग अलग साइलोज में रखी गई होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनको लिंकअप कैसे किया जाए। ये लिंकअप करना जो है दैट कैन बी स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक। इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ी भूमिका निभाने वाले और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रहे सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक ये जानकारी 24 घंटे में दी जा सकती है। इस मामले में एसबीआई की दलील पूरी तरह गलत है, इसलिए एसबीआई की याचिका चुनाव खत्म होने तक समय मांगने का बहाना है। जबकि पूर्व बैंकर और वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा का मानना है कि सिस्टम अलग होने की वजह से भी डेटा को एक साथ लाने में देरी हो सकती है। देखिए क्या है कि अलग अलग तरह के सर्वर सॉफ्टवेयर सब बैंक जो है इस्तेमाल करते हैं। जो जनरल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक नेशनल सर्वर रहता है, लेकिन कुछ स्पेशल अगर स्कीम्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, पीपीएफ है, बैंक का एक अपना बड़ा सर्वर है, उस पर वो डाटा नहीं रहता। तो ये भी मुझे लगता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक शायद 29 ब्रांचेस स्टेट बैंक की स्पेसिफाई थी जिनके थ्रू वो ट्रांजैक्शन होती थी, तो हो सकता है कि वो 29 ब्रांचेस में ही वो डाटा जो है वो स्टोर हुआ हो और उसको बाद में वो कहीं कंपाइल करते हो किसी एक सेंटर हब में। जबकि याचिका लगाने वाले एडीआर के चेयरमैन एसबीआई के डेटा ना देने पर अब सवाल उठाते हैं। और इतनी बड़ी स्टेट बैंक रख के, और उनका जो आईटी सिस्टम, मुझे मालूम है कि मैं दूसरे कंपनी में भी देखा है, उनका पूरा सॉलिड एक आईटी सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसमें मतलब डे टू डे रिकंसिलेशन होती है। तो ये तो नामुमकिन है कि उनको मालूम नहीं है, और ये नामुमकिन है कि वो उसको इमीडिएटली आईटी सिस्टम से नहीं निकाल सकते। बॉन्ड में जानकारी उजागर नहीं होती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डेटा सामने आता है तो इसे लेकर क्या कंडीशन होगी, इस बारे में हमें अर्थशास्त्री प्रसन्नजीत बोस बताते हैं। वो नहीं दे रहे हैं, इसका एक ही वजह है कि उनका जो बॉस है एसबीआई का, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बॉस हमारा देश का जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो है। तो वहां से राजनीतिक दबाव एसबीआई के ऊपर लाया जा रहा है, और उसका एक ही कारण हो सकता है कि जो शासक दल है उनके लिए ये खुलासा होने से उनको पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होगा, उनका बेइज्जती होगी। क्या एसबीआई कोर्ट के आदेश को मानते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सही वक्त पर साझा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।